हेलो एवरीवन, कैसे हो सब बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो रेट के सेशन में पढ़ रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीव टॉपिक चल रहा था। लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या उपयोग है, वो डिस्कस करेंगे। बायो फर्टिलाइजर को कहा जाता है जैव उर्वरक है। बायो फर्टिलाइजर को जैव उर्वरक कहा जाता है। रासायनिक खाद है वो अलग होती है, रासायनिक जो जिसका उपयोग किया जाता है वो अलग होता है, जैव उर्वरक है वो अलग है। आज के तौर तरीकों को अगर देखा जाए तो एक चिंता का विषय बना हुआ है और वो है पर्यावरण प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बोले मैम जैव उर्वरक पर्यावरण प्रदूषण कॉम्बिनेशन में नहीं बैठेगा। बिल्कुल कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। आजकल की एक्टिविटी के तौर पर देखा जाए, पर्यावरण प्रदूषण होने का जो मुख्य कारण है आपका, वो मेन फैक्टर है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, वो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है वो पर्यावरण को अत्यधिक जो है वो प्रदूषित कर रहा है। रासायनिक प्रयोगों का जो प्रयोग है वो अधिकाधिक हो रहा है, इसलिए कई समस्याएं हैं इससे उत्पन्न हो रही हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं और पिछले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की जो जैविक खेती है उस जैविक खेती को और जो आपके जैव उर्वरक हैं, इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों को इंक्रीज करने पर प्रेशर बना हुआ होता है। क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कृषि की जो प्रोडक्ट है, कृषि प्रोडक्ट जैसे कि गेहूँ, चना, कुछ भी एवरीवन, कृषि के जो प्रोडक्ट हैं उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो किसान है वो अपने खेत में इनकी ज़्यादा मात्रा उत्पादित करने के लिए इन केमिकल जो रासायनिक उर्वरक है इनका प्रयोग कर रहा है। इनकी ज़्यादा मात्रा यूज में करने से एक तो जो उत्पाद है वो अधिक मिलेगा, तो जिसकी वजह से और आपूर्ति भी अधिक होगी। इस चीज़ की वजह से इनका उपयोग अधिक किया जाता है, लेकिन इससे पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। केवल थोड़ी सी लालच के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इनकी वजह से। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण ना हो, कई समस्याएं उत्पन्न ना हो, इसलिए जैविक खेती को अपनाया जाता है। रसायन जो जैव उर्वरक है उनका प्रयोग किया जाता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो है सूक्ष्म जीव के बगैर ये कल्पना नहीं कर सकते कि जैविक खेती की जा सके, जैव उर्वरक को यूज में लिया जा सके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए देखिए बायो फर्टिलाइजर में किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट रोल है वो अपना निभाते हैं। बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो आप इतना याद रखिए कि बायो फर्टिलाइजर ऐसे जीव हैं जो कि मृदा में पोषक जो गुणवत्ता है वो इंक्रीज करते हैं। पोषक गुणवत्ता को बायो फर्टिलाइजर ऐसे जीव हैं जो कि मृदा में पोषक गुणवत्ता को इंक्रीज करते हैं, पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इन्हें ही बायो फर्टिलाइजर है वो कहा जाता है। बायो फर्टिलाइजर के जो मुख्य स्रोत की मैं बात करूं, बायो फर्टिलाइजर के मुख्य स्रोत की मैं बात करूं तो आपके कवक,
जीवाणु और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया है वो आपके क्या है, साइनोबैक्टीरिया है वो आपके क्या है, इसमें सम्मिलित होते हैं मुख्य सोर्स के रूप में। बायो फर्टिलाइजर का जो मुख्य सोर्स है आपका कवक हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, ये मेन सोर्स में इंक्लूडेड होते हैं। अब कौन कौन से किस किस प्रकार से होते हैं, ये तो एक क्राइटेरिया हुआ था कि क्यों बायो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों सूक्ष्मजीव इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं, इसके बारे में देखा था। बात करते हैं, आपने एक चीज तो सुना ही होगा, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज कि लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस पादप है, लेग्यूमिनस पादप होता है, लेग्यूमिनस पादप, लेग्यूमिनस जो पादप होते हैं उनकी लेग्यूमिनस पादप की जड़ों में ग्रंथिकाओं का निर्माण, कि जड़ों में ग्रंथिकाओं का निर्माण, न्यूड्यूल का निर्माण, ग्रंथिकाओं का निर्माण, ये एक चीज तो आपने पढ़ी होगी। एक्चुअली यहाँ पे बात आई है लेग्यूमिनस प्लांट की। पहले तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि इसमें बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और बैक्टीरिया वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, नाम इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लेग्यूमिनस पादप की जड़ों की ग्रंथिकाओं, जड़ों में जो नोडूल का निर्माण होता है, रूट नोडूल का निर्माण होता है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके द्वारा होता है। लेग्यूमिनस पादप और इस बैक्टीरिया में जो ये प्लांट है और ये जो जीवाणु है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सहजीवी संबंध, इसमें पाया जाता है सहजीवी संबंध। देखिए यहाँ पे नाम आया है लेग्यूमिनस पादप, तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं। ऐसे प्लांट जो कि फलीदार होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ चना, मटर, जो आपका गवार है, ऐसे प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। लेग्यूमिनस यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली इनकी होती है, इसलिए इनको लेग्यूमिनस पादप कहा जाता है। और इन पादपों की खासियत है, इन पादपों की जड़ों में रूट नोडूल, जो इन पादपों की रूट नोडूल होता है उसका निर्माण राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है। सहजीवी संबंध का तात्पर्य है कि इन दोनों को लाभ होता है, ऐसा नहीं एक को लाभ एक को हानि, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों को लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, ये राइजोबियम जीवाणु क्या काम करता है, ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है, उसको फिक्स करने का काम करता है। यानी कि ये पादप है, इन प्लांट है, इनको नाइट्रोजन चाहिए होगी, लेकिन प्लांट्स हैं वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में, आपको पता है नाइट्रोजन उपस्थित होती है, 78% होती है, लेकिन प्लांट्स है इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इस नाइट्रोजन को पहले सिंपल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन उन कार्बनिक पदार्थों को फिर है नाइट्रोजन कंपोनेंट के रूप में उनको वो प्लांट्स हैं अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बैक्टीरिया है इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है कार्बनिक पदार्थों में। ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के अन्य रूपों में, नाइट्रोजन के अन्य रूपों में या कार्बनिक पदार्थों के रूप में इसको फिक्स करते हैं। देन इन कार्बनिक पदार्थों को जो पादप है वो अवशोषित करते हैं, पादप अवशोषित करते हैं। अब हुआ ये कि जो प्लांट्स हैं इन दोनों को क्या फायदा हो रहा है, इन दोनों को फायदा ये हो रहा है कि इन प्लांट्स को तो नाइट्रोजन मिल रहा है, और ये जो बैक्टीरिया है इनको आवास मिल रहा है, इनको रहने का स्थान मिल रहा है, दोनों को लाभ
हो रहा है यहाँ पे। तो ये इनका जो इस प्रकार से जो है ये राइजोबियम जीवाणु है, इस प्रकार से जैव उर्वरक के रूप में है वो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। इसका आप ध्यान में रखना, बैक्टीरिया का नाम है वो ध्यान में रखना। अन्य जीवाणु की मैं बात करूं तो वो है एजोस्पाइरलम। एक अन्य बैक्टीरिया होता है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर या एजोबैक्टर दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा, एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर जो बैक्टीरिया हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। ये भी क्या काम करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। और प्लांट्स है, ये पादप है, नाइट्रोजन के जो कार्बनिक रूप होता है जो उसको पादप अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। और देन ये क्या काम करते हैं, जो कार्बनिक रूप है ये मृदा की जो पोषकता है उसको इंक्रीज करते हैं। मृदा की जो पोषकता है उसको इंक्रीज ये करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है एग्जाम में, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव है, आपको पता है कि जैव उर्वरक में लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि या तो लेग्यूमिनस पादप की जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम दे देगा, एजोस्पाइरिलम दे देगा, एजोबैक्टर देगा, और तीसरा चौथा कोई दूसरा बैक्टीरिया का नाम दे देगा। या ऐसे पूछ लेगा कि जो जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीव प्रयोग में आते हैं तो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो कि मृदा में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मृदा में फ्री लिविंग कंडीशन में पाया जाता है, तो वो आपका होगा एजोस्पाइरिलम एजोटोबैक्टर। यानी कि इस राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंस है वो तो इन प्लांट्स की जड़ों में होगी, और एजोस्पाइरिलम एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होगा इसकी जो उपस्थिति होगी वो मृदा में मुक्त जीवी होगी, मुक्त जीवी के रूप में होगी, फ्री लिविंग के रूप में ये बैक्टीरिया है वो उपस्थित होंगी। इस प्रकार से ये बैक्टीरिया है वो इम्पोर्टेंट रोल है वो अपनी प्ले करते हैं। अन्य जो एक संबंध मैं आपको बताऊं, एक संबंध ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, जीवाणु के नाम बहुत ज़्यादा है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन है वो पूछा हुआ जाता है। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जो प्लांट्स होते हैं हायर प्लांट, लोअर प्लांट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हायर जो प्लांट होते हैं उन हायर प्लांट्स में और कवक और जो पादप होते हैं, इन कवक और पादप में इनमें भी क्या होता है, इनमें भी सहजीवी संबंध है वो पाया जाता है, इनमें भी सहजीवी संबंध आपका प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, इनके सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है, माइकोराइजा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइकोराइजा क्या है, जीवाणु और लेग्यूमिनस पादप के मध्य सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स के मध्य सहजीवी संबंध को, कवक और जो प्लांट्स हैं उनके सहजीवी संबंध को, शैवाल और प्लांट्स के सहजीवी संबंध को। तो ऐसा ऑप्शन आपको दे देगा। तो कवक और प्लांट्स, कवक को कहा जाता है फंजाई, है ना, जो सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आता है, और जो पादप होते हैं इनके मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे माइकोराइजा कहा जाता है। ग्लोमस जीन होता है, ग्लोमस जो जीनस होता है, जीनस है ना, कैटेगरी जब इनका वर्गीकरण करते हैं तब आता है दो जीनस, एक कैटेगरी होती है। तो जो ग्लोमस जीनस के सदस्य होते हैं, इस ग्लोमस जीनस के सदस्य हैं वो आपके माइकोराइजा का मोस्ट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ, तो ग्लोमस जीनस के सदस्य हैं वो माइकोराइजा का जो है वो
निर्माण करते हैं। इस संबंध में क्या होता है कि जो कवक है, जो सहजीवी संबंध है इनका माइकोराइजा का, इनमें क्या होता है कि जो कवक है आपकी, जो फंजाई है, वो क्या काम करते हैं, जिस प्रकार से मैंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसी प्रकार से ये फास्फोरस को फिक्स करते हैं। यानी कि प्लांट्स के फास्फोरस अवशोषण में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी फंजाई क्या काम करते हैं, माइकोराइजा संबंध में फंजाई है वो प्लांट्स के पादप के फास्फोरस अवशोषण में इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। कौन? फंजाई। इस प्रकार से जो पादप है, ऐसे संबंधों से युक्त पादप है, वो अनेक लाभ भी उनको मिल पाते हैं प्लांट्स को। अनेक लाभ कैसे? फास्फोरस तो मिल ही रहा है, माइकोराइजा संबंध में फास्फोरस तो मिल ही रहा है, बल्कि जो फंजाई और पादप के संबंध के जो प्लांट्स जो माइकोराइजा संबंध होता है, तो ऐसी जो प्लांट्स हैं वो उनको दूसरे जो लाभ हैं वो दूसरे लाभ भी मिल पाते हैं। दूसरे लाभ किस प्रकार से? जैसे कि मूल वातोड़ है, तो मूल वातोड़ की प्रतिरोधकता है वो इंक्रीज होती है प्लांट्स में। मूल वातोड़ के प्रति प्रतिरोधकता इंक्रीज होती है। जो सैलिनिटी है, जो लवणता और जो सूखा है उसके प्रति है जो प्रतिरोधकता है वो विकसित होती है। इस प्रकार से कुल वृद्धि और विकास को ये प्रदर्शित करते हैं। तो इनको इस टाइप से इसके अतिरिक्त है वो बेनिफिट है वो मिल पाते हैं। एक जो आता है इस कैटेगरी में, जैव उर्वरक की कैटेगरी में, वो आपका है क्या? साइनोबैक्टीरिया है वो एक्चुअली है तो मोनेरा जगत में ही आता है, जिसमें बैक्टीरिया रखा हुआ है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये मोनेरा जगत में आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि स्वकोषित होते हैं। ये ऑटोट्रोफ होते हैं। स्वकोषित कैसे? क्योंकि इनमें खुद का क्लोरोप्लास्ट होता है, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, और इनको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। कंफ्यूज मत हो जाना, एल्गी नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एल्गी है, ये एल्गी प्लांट किंगडम से संबंधित है, ऐसा नहीं है। साइनोबैक्टीरिया है वो एल्गी नहीं है। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो ब्लू और ग्रीन है इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है, और ये है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम सिस्टम होता है वर्ल्ड में, और जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में आपके आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है वो सम्मिलित होते हैं। तो इन साइनोबैक्टीरिया का यूज है वो जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया? मोस्ट ऑफ ये वाटर और टेरेस्ट्रियल यानी जल और थल में ये विस्तृत रूप से हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये क्या काम करते हैं? ये जैसे कि इनके उदाहरण मैं बताऊं, साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है नोस्टोक है, एनाबिना है, ओसिलेटोरिया है। ये क्या है? नोस्टोक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया, ये साइनोबैक्टीरिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ओसिलेटोरिया एग्जाम्पल दे देगा, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग हो रहा है? वो ओसिलेटोरिया कवक है, जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई क्या है?
तो इस प्रकार से ये ऑप्शन है, ये जो एग्जाम्पल है ये भी आपको याद रखनी है कि ये किस कैटेगरी में सम्मिलित होते हैं। तो इनका प्रयोग है नोस्टॉक, एनाबिना, ओसिलिटोरिया। इनका प्रयोग भी किस में किया जाता है? इनका प्रयोग भी नाइट्रोजन फिक्सिंग में किया जाता है। नाइट्रोजन, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकृत करने में किया जाता है। पैडी के खेत में जो धान के खेत होते हैं, जिन्हें पैडी धान के जो खेत होते हैं, उन धान के खेतों में भी इनका जो प्रयोग है वो जैव उर्वरक के रूप में अत्यधिक मात्रा में इनका जो है वो किया जाता है। और इस प्रकार से जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी मृदा में क्या इंक्रीज करती है? मृदा में पोषकता को इंक्रीज करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी मृदा में जो पोषकता होती है उसको जो है वो इंक्रीज करती हैं। इस प्रकार से पोषक पदार्थ बढ़ाते हैं, इस प्रकार से इनकी उर्वरकता में इंक्रीज होती है। जैव उर्वरक है इंडिया में आजकल है वो मार्केट में जो उपलब्ध होते हैं, किसान इनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो इनको मार्केट से ले लिया जाता है किसानों के द्वारा, और जो खेत वगैरह है उनमें इनको यूज किया जाता है। इस प्रकार से ये बायो फर्टिलाइजर है, ये आपका सिलेबस है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इनसे मृदा में जो खेत है उसमें इनकी जो उर्वरक की भरपाई है वो आसानी से हो जाती है और पोषकता भी है वो इंक्रीज होती है। और ख़ास बात ये है कि ये नुकसानदायक नहीं है ये, बल्कि इनके द्वारा जो खेती की जाती है वो हेल्पफुल होती है, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो ये बायो फर्टिलाइजर है, आजकल ट्रेंड बन रहा है। इस प्रकार से इसका उपयोग करके कार्बनिक खेती करना, ऑर्गेनिक खेती करना बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ पे माइक्रो और सूक्ष्म जीव किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना, तो बैक्टीरिया है, कवक है, माइकोराइजा संबंध है, सहजीवी संबंध पढ़ा, और साइनोबैक्टीरिया है, कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म जीव, इनके बारे में डिस्कस किया। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।